के वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 को स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 सीबीएसई के हिस्ट्री चैप्टर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट वेयर एंड हाउ व्हेन एंड वेयर। द नेम ऑफ द चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर। तो ये चैप्टर विच इज रिलेटेड विद द क्वेश्चन हाउ कैसे, व्हेन कहाँ, एंड व्हेन कब, एंड वेयर कहाँ। तो अब ये जो चैप्टर डील्स करती है इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल क्वेश्चंस। तो इसका पहला टॉपिक ही है हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन ही रिलेटेड है चैप्टर के नाम से हाउ, कि डेट्स जो है हिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, हिस्ट्री में केवल डेट्स हमें याद करने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है। डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या वैल्यू है डेट्स का, आज हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप ही से। थिंक अबाउट योर बर्थडे, कि आपका बर्थ कब हुआ था, जन्म कब हुआ था। अगर आपका जन्म कब हुआ था हम ये जानेंगे। तो उसके बाद अगर आप ग्रोइंग एज में है, अब आपको अपने पास्ट के बारे में पढ़ना है। आप अपने मम्मी पापा से ये जानना चाहते हो कि मैं छोटे में मैंने क्या किया, तो आप ये ईयर वाइज पूछना शुरू करेंगे कि जब मैं 1 साल का था तब मैं कैसा था, 2 साल का या 3 साल का, 5 साल में मैंने क्या क्या किया। और अगर मान लो आप अपने मम्मी पापा से ये पूछते हो कि 5 साल में जब मैं 5 इयर्स का था उस समय क्या प्रॉब्लम्स ऐसे आए हमारे देश में, ऐसा भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तब आपको जिस समय आप 5 इयर्स के थे उस समय आपको उस ईयर को जानना पड़ेगा और उस ईयर में फिर क्या क्या चेंजेस आए, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स आए, ये आपको जानना पड़ेगा। जैसे आज के टाइम से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आज पूरी दुनिया में ये जो कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हम अगर पास्ट में जब हम फ्यूचर में जाएंगे, जब आज से हम 10-15 साल बाद जाएंगे, तब हम इसी डेट को याद करेंगे, ईयर को याद करेंगे कि कोरोना कब हुआ था। हम कोरोना ये नहीं बोल सकते कि कोरोना 2018 में हुई थी, कोरोना 2020 में ही हुई थी। तो 2020 में कोरोना से एसोसिएटेड क्या क्या चेंजेस थे हमें 2020 को स्टडी करने से पता चलेगा, ना कि हम 2022 या फिर अब पिछले सालों में हम चले जाएंगे 2015 में। तो 2015 में कोरोना के बारे में तो कोई नहीं जानता था। ठीक इस तरह से इतिहास भी ऐसा ही है कि हिस्ट्री में हम क्या एक्चुअली स्टडी करते हैं, क्यों डेट्स इंपॉर्टेंट है, क्या रीजन है कि हमें एक पर्टिकुलर डेट को लेकर स्टडी करना पड़ता है। तो हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स, यहाँ पर ये बता रहा है ये चैप्टर में, इस पार्ट में हम ये स्टडी कर रहे थे। अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक ऐसा टाइम था जिस समय हिस्टोरियंस जो है फैसिनेटेड थे किसे लेकर, डेट्स को लेकर। और डेट्स किससे रिलेटेड, डेट्स इससे रिलेटेड कि कौन से रूलर्स को जो है राजगद्दी मिली थी, कौन से रूलर्स को कब क्राउन किया गया था उन्हें, और उसके बाद में कौन कौन से बैटल्स कब हुए थे, ये जानना भी जरूरी है। जैसे अगर आज के टाइम पे टीवी में महाभारत चल रहा है तो ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे कि महाभारत कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था, कौन से सेंचुरी में हुआ था, क्या सच में ऐसा है। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठेंगे और इन सब को लेकर आप तभी स्टडी कर सकते हो जब आपको उस समय उस टाइम पीरियड के बारे में पता है। तो ऑब्वियसली डेट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हिस्ट्री इज सिनोनिमस विद डेट्स। तो हिस्ट्री किससे सिनोनिम्स है, हिस्ट्री इज सिनोनिमस विद डेट्स, यानी हिस्ट्री जो है डेट्स के बिना हिस्ट्री हम नहीं चल सकते हैं। हाँ, लेकिन डेट्स को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे आप कहानी के तौर पर याद कर सकते हो, जैसे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। तो ठीक, अब आते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो अभी मैंने आपको हिस्ट्री का डेफिनेशन दिया, हिस्ट्री इज सिनोनिमस विद व्हाट, हिस्ट्री इज सिनोनिमस विद डेट्स। हिस्ट्री किससे रिलेटेड है, डेट्स से रिलेटेड है। दैट इट इज अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर ओवर द टाइम, विद द टाइम द चेंजेस ऑकर, यानी डेट्स के साथ साथ चेंजेस होते हैं। 2019 अलग था, 2020 अलग है, और आने वाला 2021 ये भी पूरी तरह से अलग होगा। इन द सेम वे पास्ट भी अलग है, पास्ट में क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, ये सब कुछ भी एकदम समय के साथ साथ बदलाव होता चला जाता है। तो इसलिए हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज एक्चुअली अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ।
कि ब्रिटिश रूल भारत में कब आया, कोई फिक्स डेट है? और इसके अलावा कुछ और भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, जब आप गाड़ी में सफर करते हो, क्या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आया कि आज हम तो गाड़ी पे सफर कर रहे हैं, तो ये रेलवेज कब आए, रेलवेज कैसे आया, कैसे? अब इसके बारे में जब आप स्टडी करोगे तो ऑब्वियसली आपको स्टीम इंजन की तरफ जाना पड़ेगा, और स्टीम इंजन के अराउंड के डेट आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, ना कि आप किसी और चीज को स्टडी करोगे। अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि रेलवेज क्यों आए, और अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि रेलवेज कैसे आया। अब इसके बाद अगर रेलवे नहीं थी तो लोग कैसे चलते थे, लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे? इसके अलावा अगर आप चाय पीते हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि चाय आई कहाँ से, कॉफी आए कहाँ से? ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएगा। क्या कोई फिक्स डेट है? नो, कोई एक पर्टिकुलर फिक्स डेट इन सारी चीजों के लिए नहीं है। ये सब जो है चेंजेस एक एक टाइम के साथ में आता गया, ओवर द लॉन्गर स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, एक लंबा स्पेल जो है कंप्लीट होता है, तब ये चेंजेस आपको नजर आने लगते हैं। ठीक इस तरह से ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नो फिक्स डेट, कोई फिक्स डेट नहीं है कि भारत में एक पर्टिकुलर डेट में ही ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हो गया। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और इस चैप्टर में हम इसी लॉन्ग प्रोसेस को स्टडी करने वाले हैं। और अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें तो हम गवर्नर जनरल से शुरू करते हैं और उसके बाद में लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है, यहाँ तक हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में आप अगले चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करोगे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे इंडिया में क्या सिचुएशन थी, लॉर्ड वाइसरॉय के टाइम पे क्या सिचुएशन थी, माउंटबेटन के टाइम पे क्या सिचुएशन थी, ये आप स्टडी करोगे उसी टाइम जोन में जाकर, ना कि हम इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री को हम चले जाएंगे जो आपका बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे। तो बैटल ऑफ प्लासी अलग है और उसके बाद में जो हमारा इतिहास जो जहां से 1947 में इंडिया गॉट्स इंडिपेंडेंस, इन दोनों टाइम पे भारत में बहुत मेजर चेंजेस होते हैं और ये चेंज एक दिन में कभी भी नहीं होता है। ठीक इस तरह से हमारे देश में ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, इसका भी कोई फिक्स डेट नहीं है। तो ये डेट कैसे हम समझेंगे, तब हमें उस पर्टिकुलर पीरियड को पढ़ना पड़ेगा। यानी हमें मान लो हमें अगर नेशनलिस्ट मूवमेंट पढ़ना है तो 1857 से लेकर 1947 तक का इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि इस दौरान क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट में क्या क्या चेंज आए, क्या क्या इनोवेटिव मेथड्स जो है उस समय के लीडर्स ने अपनाया, कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, कैसे लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ। ये सारा कुछ जो है ये एक दिन में नहीं होता है, इट हैपेंड ओवर अ स्टेज ऑफ टाइम। सो इसलिए जो है डेट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अ नेशन। अब इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, विच डेट्स। सो अब हमें ये डिसाइड करना है, मैंने अभी आपको बताया कि कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो विच डेट। सो डेट्स वी सेलेक्ट द डेट्स अराउंड विच वी कंपेयर, वी आर गोइंग टू एक्चुअली कंपोज आवर पास्ट, यानी हम अपने पास्ट को जिस डेट में बनाना चाहते हैं उस डेट को हम फिक्स करेंगे। अगर हमें मान लो फ्यूचर में अगर हम चले जाते हैं 2025 में और हमें कोरोना वायरस से रिलेटेड डेट को पढ़ना होगा, तब हम ऑब्वियसली 2020 को पढ़ेंगे, ना कि 2018 को हम पढ़ेंगे, हम 2020 में ही जाएंगे। ठीक इस तरह से अगर हमें दूसरे किसी भी हिस्ट्री में अगर पढ़ना है तो अगर हमें गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है, तो हमें फर्स्ट गवर्नर जनरल के टाइम पे जाना पड़ेगा, ना कि दूसरे किसी टाइम पे जाने से हमारा काम होगा। तो ये था अबाउट डेट्स कि हमें कौन से डेट्स को स्टडी करने हैं और कैसे हमें उन डेट्स को स्टडी करने हैं। तो अगर मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग का शासन कब आया, वॉरेन हेस्टिंग का शासन जो है 1773। तो हम इसी 1773 के डेट्स को पढ़ेंगे, ना कि उसके बाद के, क्योंकि इनके शासनकाल के टाइम को जो टेन्योर है उसी का इतिहास हमें पढ़ना है। अब आगे चलते हैं कि when we write history or a story we divide it into chapters. Why? तो अब आफ्टर ये जो हिस्ट्री का बुक है, इवन आपने 6 में 7 में आपने हिस्ट्री पढ़ा है, तो आप देखते हो कि हर एक चैप्टर का अपना एक यूनिक फीचर होता है
क्यों ये यूनिक फीचर है? अभी मान लो मिक्स कर देंगे हम उसको, तो क्या आपको सीक्वेंस समझ में आएगा? मैं आपको जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल पढ़ाते पढ़ाते 1947 में चले जाऊंगी, तो आप ये नहीं सोचोगे कि मैडम जो फर्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस कर रही थी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में डिस्कस कर रही थी, और उसके बाद वो सीधा 1947 में चले गए, तो इससे आपको स्टूडेंट समझ में नहीं आएगा कि कौन सा डेट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप पजल हो जाओगे, आप उसको कोरिलेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमें चैप्टर्स को हिस्ट्री के चैप्टर्स में डिवाइड करना जरूरी है कि कौन से चैप्टर में हम किस पर्टिकुलर यूनिक फीचर के बारे में स्टडी करेंगे, और उसी पर हम डिटेल डेप्थ में स्टडी करेंगे। अगर हमें फार्मर्स के लाइफ को पढ़ना है तो हमें फार्मर्स से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को स्टडी करना पड़ेगा, और अगर हमें गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को पढ़ना है तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज और स्कीम्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें 5 इयर्स प्लान को पढ़ना है तो हमें केवल 5 ईयर प्लान्स को ही फोकस देना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 ईयर प्लान। तो इस तरह से हम चैप्टर्स में एक पर्टिकुलर बुक को डिवाइड करते हैं ताकि उससे आपका सीक्वेंस जो है बना रहे और आपको ये समझ में आए कि इसके पहले क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है और इसके बाद क्या होने वाला है। तो इसलिए डेट्स इंपॉर्टेंस है और चैप्टर्स को डिवाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। हाउ डू वी पीरियडाइज हिस्ट्री? तो हिस्ट्री को कैसे पीरियडाइज किया गया है, आइए देखते हैं। इन 1817 में जेम्स मिल कौन है? अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, इकोनॉमिस्ट, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर। तो हु वाज जेम्स मिल? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो जेम्स मिल वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर। उन्होंने एक 3 वॉल्यूम वाली बुक लिखी और उस बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एंड इन दिस बुक ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, दैट इज हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो ये उन्होंने किस हिसाब से डिवाइड किया? इट इज एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन ऑफ द पर्टिकुलर रूलर, कि पहले एंशिएंट पीरियड हिंदू राजा थे, उसके बाद मिडिवल पीरियड, मिडिवल में बाद में जाती हूँ, उसके बाद का जो मिडिल वाला टर्म है जिस समय दिल्ली सल्तनत यहाँ स्टैब्लिश होती है तो मुस्लिम राजाओं का शासन हो गया और उसके बाद ब्रिटिश का शासन आ गया। इस तरह से उन्होंने जो है इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया और इसे डिवाइड करने के पीछे ये रीजन था, उनका ये कहना था ये जो एशियन सोसाइटी है, एक्चुअली ये एशियन सोसाइटी जो है ये डेवलप्ड ही नहीं है, अनसिविलाइज्ड सोसाइटी है और यूरोपियन सोसाइटीज बहुत डेवलप है। उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने इस तरह का पीरियडाइजेशन जो है इंडिया में किया। एंड मेनी हिस्टोरियंस इन्हें एक्सेप्ट भी किया। ऑब्वियसली ब्रिटिश का था तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ही थे उस समय, अरे इंडियन हिस्ट्री तो कोई लिखी नहीं जा रही थी, तो इस वजह से इसे ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया। तो स्टूडेंट आपको एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द मिल्स पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा एक दूसरा पीरियडाइजेशन भी है एंड दैट इज व्हाट, दैट अनदर पीरियडाइजेशन is also divided Indian history into 3 parts, that is ancient, medieval and modern। तो एंशिएंट मतलब प्राचीन युग, लेकिन प्राचीन युग में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं, जिस समय मौर्य पीरियड है, गुप्ता है, सातवाहनास है, तो ये एंशिएंट में आ जा रहा है। आपका ऋग्वेदा भी इसमें हम स्टडी करते हैं, स्टार्ट होता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ऋग्वेदा करके गुप्ता, इस तरह से हम पढ़ते जाते हैं और उसके बाद फिर मेडिवल में हम एंटर करते हैं और मेडिवल में जाकर दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट होता है, उसके बाद में मुगल एस्टैब्लिशमेंट होता है और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री which they are going to associate with the British history actually। But this modern has some problems also, कि यहाँ जो ये हम 3 पीरियडाइजेशन करते हैं, दिस इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी इसे वेस्टर्न कंट्रीज से ली गई है और यहाँ पर जो मॉडर्न है उस मॉडर्न का कोई भी रिलेशन इंडियन
सिस्टम के साथ में नहीं मिलता, इंडियन सोसाइटी के साथ उसकी कोई सिमिलैरिटीज नहीं मिलती है, क्योंकि इस समय जिस समय हम यूरोपियन हिस्ट्रीज को मॉडर्न कहते हैं या फिर वेस्टर्न हिस्ट्रीज को मॉडर्न पीरियड के रूप में लेते हैं, उस समय तक वहाँ पर सारे मॉडर्निटी के सारे फोर्सेस अवेलेबल थे, वहाँ साइंस डेवलप था, रीजन्स डेवलप थे, डेमोक्रेसी थी, लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी, ये सारे फीचर्स वहां पर आ चुके थे। लेकिन इंडियन सोसाइटी पे अब भी इन सारे फीचर्स की कमी थी, ना उतना ही डेवलप साइंटिफिक टेम्पर था, ना रीजन था, ना लिबर्टी थी, आजादी तो थी नहीं, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो ऐसे दशा पे हम इसे कैसे मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में लेंगे? सो दीज आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द न्यू पीरियडाइजेशन। लेकिन फिर भी आज हम इसे एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी पढ़ते हैं, या तो फिर इसे पीरियडाइजेशन डेट्स के हिसाब से किया जाता है। तो अब हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, व्हाट इज कॉलोनियल। व्हाट इज कॉलोनियल? सो व्हाट इज कॉलोनियल में हम ये जानेंगे कि किस तरह से एक पर्टिकुलर सिस्टम चेंज होता है। तो ये जो आपका हिस्ट्री बुक है आवर पास्ट, इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने आपको बताया इस बुक में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ब्रिटिश रूल सेटअप हुआ और किस तरह से ब्रिटिश इंडिया में आई। फॉर व्हाट पर्पस ब्रिटिशर्स कम टू इंडिया? ब्रिटिश क्यों आए भारत में? फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। और ये ट्रेड से फिर टेरिटरी, और टेरिटरी से फिर किस तरह से ये पूरे एक पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर करने लगी। तो यही एक सिस्टम जिसमें क्या होता है कि एक पावरफुल डोमिनेंट कंट्री दूसरे कंट्री के, यानी दूसरे छोटे से एक देश के क्या कैप्चर करने लगते हैं, उनके पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज करने लगते हैं, उनके सोशल एंड कल्चरल सिस्टम में चेंज करने लगते हैं, और साथ ही साथ उसके इकोनॉमिक चेंजेस भी वो करने लगते हैं, यानी इकोनॉमिक सिस्टम में भी चेंज करने लगते हैं। और व्हाटएवर द चेंजेस ऑकर, दिस इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द colonial power। तो ये जो प्रोसेस है, when the subjugation of one country by another leads to changes in what political, social and economic, these changes and this process is actually come to be known as what? This process is come to be known as colonization। तो colonization एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम में चेंजेस करते हैं, और इसी प्रोसेस को कॉलोनियलिज्म के नाम से, कॉलोनाइजेशन या कॉलोनियलाइजेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अब आगे पढ़ते हैं कि ये जो 250 इयर्स का इतिहास, जो हमारा देश गुलाम बना, कैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने किस तरह से भारत में शासन किया, सो व्हाट आर द सोर्सेस, कि उन सब के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। द सोर्सेस विच आर यूज्ड बाय द हिस्टोरियंस, तो हिस्टोरियंस ने किन सोर्सेस को यूज किया? तो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंस जो है इस पर्टिकुलर में, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। उन लोगों ने किस चीज को स्टडी किया? एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया था उसे स्टडी किया, और उसे स्टडी करके जाना कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत पे अपना पूरा ही फुल डोमिनेंट शासन स्थापित किया था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स है क्या? एक्चुअली ब्रिटिशर्स बिलीव द एक्ट ऑफ राइटिंग, एंड द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। वो हर चीज को लिख कर रखना चाहते थे, डायरी में उनके मेंटेन होते थे, रजिस्टर में उनके मेंटेन होते थे ईच एंड एवरी एक्टिविटी, कौन सा लेटर कहाँ गया, कौन सा मेमो किसे दिया गया, आज क्या काम होने वाला है, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड जो है वो लिख करके रखते थे, यानी एवरीथिंग क्लियरली रिटन अप, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे वो प्लान्स हो या फिर उनकी पॉलिसीज हो, ये सारी चीजों को वो लिख कर रखते थे, और इसी रिकॉर्ड्स को जो है हिस्टोरियंस पढ़े। अब ये रिकॉर्ड्स मिले कहाँ पर? एक्चुअली इन रिकॉर्ड्स को जब वो लिखते थे तो ऑब्वियसली इनको लिखने के लिए उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया था, चाहे वो विलेज तहसीलदार की ऑफिस हो, चाहे कलेक्टरेट की ऑफिस हो, किसी के भी ऑफिस हो, वहां पर एक रिकॉर्ड रूम सेटअप होगा, और उस रिकॉर्ड रूम में इन सारी चीजों को क्लियरली केयरफुली प्रिजर्व करके रखा जाए, and these are carefully also preserved in archives। तो इसी के चलते द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो है 1920s में आई सामने, यानी सेटअप किया गया। द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया कब सेटअप होती है? एस्टैब्लिश होती है 1920s में। इसके अलावा ब्रिटिशर्स और एक इम्पॉर्टेंट काम करते थे जिनसे
हमें उनके बारे में डिटेल में पता चलता है, उनके पॉलिसीज के बारे में डिटेल में पता चलता है। सर्वेज, ब्रिटिशर्स ने मेन इंपॉर्टेंट काम किया सर्वे करना। व्हाई they failed to do survey? Because they believe that a country had to be properly known before it could be effectively administered. क्योंकि उनका ये विश्वास था जिस देश पर वो शासन करने जा रहे हैं उस देश के बारे में हर चीज जानना जरूरी है। वहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में, वहाँ के लैंड रिसोर्सेज के बारे में, वहाँ के फ्लोरा फौना, इन सब के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्वे करवाया। सो बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वे इज कैरीड आउट। तो डिटेल सर्वे कब से किया जाने लगा? डिटेल सर्वे वर कैरीड आउट बाय द अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी से डिटेल सर्वे इन लोगों ने कंडक्ट कराया, जियोलॉजिकल सर्वे करवाया, बोटानिकल सर्वेस कराया। इस तरह से इन्होंने हर अलग अलग तरह के सर्वेस को कंडक्ट कराया ताकि इनसे कुछ छूट न जाए इस देश के बारे में। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अस। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं कहती है, ऑफिशियल रिकॉर्ड से हम क्या नहीं जानते। मैंने अभी आपको बताया कि हिस्टोरियंस किस रिकॉर्ड को यूज कर रहे थे पास्ट के बारे में जानने के लिए। तो हिस्टोरियंस पास्ट को स्टडी करने के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, दैट इज द रिकॉर्ड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वो रिकॉर्ड्स को वो स्टडी कर रहे थे जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें बता रही थी। सर्वे डिटेल्स वो स्टडी कर रहे थे जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें बता रही थी। एंड एवरीथिंग, जितनी भी चीजें थी वो किस चीज को बता रही थी और किस चीज के बारे में नहीं बता रही थी। तो थिंक अबाउट, अब तक मैंने केवल आपको ब्रिटिशर्स यानी ये जो डोमिनेंट पावर उनके बारे में बताया। व्हाट अबाउट द कॉमन पीपल? कॉमन पीपल के बारे में हम इन सारे रिकॉर्ड से जान ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए व्हाट ऑफिशियल्स रिकॉर्ड डू नॉट टेल अस, तो इसमें उल्टा आप जानिए कि ये हमें बता क्या रहा है। They tell us what officials thought, officials क्या सोचते थे या फिर उनका इंटरेस्ट किसमें था, यही सारी चीजें हमें पता चलती थी। They do not tell anything about the common people. Common people क्या सोचते थे उनके बारे में हमें पता नहीं चलता है इन रिकॉर्ड से। तो कॉमन पीपल के बारे में कहाँ से हमें पता चलेगा? तो कॉमन पीपल्स के बारे में जानने के लिए ये जो पिलग्रिम्स जो होते थे उन्होंने जो अपना रिकॉर्ड रखा, यानी पिलग्रिम्स, जो ट्रैवलर्स, इसके अलावा इन सारों के रिकॉर्ड से हमें उस कॉमन सोसाइटी के बारे में पता चलता है। उन्होंने जो देखा, जो ऑब्जर्व किया, वो उन्होंने लिखा, उन सबको हम स्टडी कर सकते हैं। ट्रैवलर्स के अकाउंट्स को, पिलग्रिम्स के अकाउंट्स को, या इसके अलावा किसी ने अगर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उन ऑटोबायोग्राफी से हमें उस कॉमन सोसाइटी के बारे में, वहाँ के लोकल सिस्टम के बारे में, वहाँ के जो सोशल सिस्टम क्या, वहाँ पर किस तरह के सोशल रिचुअल्स प्रैक्टिस की जाती थी, इन सारी चीजों के बारे में हमें इन सारे रिकॉर्ड से पता नहीं चलता है। बल्कि पता कहाँ से चलेगा? पता चलेगा जो ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई या फिर लोगों ने, या फिर जो कोई ट्रैवलर्स वहां घूमने के लिए आए, विजिट करने के लिए आए, उन्होंने इस देश को देखकर क्या लिखा, या इसके अलावा जो पिलग्रिम्स जो थे या फिर प्रिंस जो थे, ये जो घूम करके मॉन्क्स जो थे एक जगह से घूमकर जो अपने धर्म से रिलेटेड शिक्षा देते थे लोगों को, तो उन लोगों ने यहाँ के सोसाइटी पे क्या देखा, इन सारी चीजों के बारे में वहीं से हमें पता चलेगा। सो आई होप कि शायद आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए इस पर्टिकुलर चैप्टर, विच इज एक्चुअली इंट्रोडक्शन बेस्ड, कि एक इंट्रोडक्शन बेस्ड है कि इस पूरे चैप्टर्स में हम जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ से हमें मिल रहा है, क्या हमें पढ़ना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। द फुल चैप्टर इज एक्चुअली रिलेटेड विद द ब्रिटिश, किस तरह से भारत में आए, द ट्रेड established by Britishers and how they captured territory and then how they established their own administration in India. तो ये था इस टॉपिक के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरों को भी इससे बेनिफिट्स मिले। एंड प्लीज गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ताकि मुझे पता चले कि सच में आपको अच्छा लग रहा है और वो मेरे एनर्जी को भी बूस्ट अप करेंगे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।